हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ हम मल्हार बुक से एक कविता पढ़ रहे थे, मातृभूमि। सोहन लाल द्विवेदी जी ने ये लिखी है और इस कविता में उन्होंने हमारे देश की जो प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में बताया है। यहाँ के हिमालय के बारे में, यहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन सभी का वर्णन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। आइए इस कविता के भावार्थ को आगे पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। चलिए, तो कविता हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, एक बार कविता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। और ये कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो हमने कुछ पंक्तियों की यहाँ पर कल की क्लास में, तो इस कविता में मातृभूमि जो कविता है, ये कविता सुप्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है और ये एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। इस कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गरिमा और महानता का अद्भुत चित्रण किया गया है। इस कविता में देशभक्ति, प्रेम और भारत की महानता का भावनात्मक चित्रण किया गया है, जो लोगों में अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व और सम्मान की भावना उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर कविता की पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आपने कल की क्लास में लिखा था, तो इसे हम आगे सीधे भावार्थ पर ही जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में स्थित जो विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत है, उसको कवि ने ऐसा दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वही दक्षिण में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। यहाँ पर विशाल हिमालय और विशाल समुद्र हिंद महासागर को भारत का जो है गौरव बताया है। भारत का जो है ये एक क्या है, सम्मान है। तो ये जो गौरवशाली हिमालय है, ये भारत के उत्तर में स्थित है। और आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत की जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम की महिमा का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। इन नदियों का जो कल कल प्रवाह है और उनकी जो जगमगाती छटा समस्त धरती पर एक अनुपम सुंदरता बिखेरती है। पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में।
अब यहाँ पर आपने पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि की यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि, जहाँ पर धार्मिक एवं महापुरुषों की ये भूमि है। अनेक महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है। स्वर्ण भूमि, समृद्ध एवं कीमती भूमि, सोने के समान मूल्यवान देश स्वर्ण भूमि यहाँ पर कहा गया है। जन्म भूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जो अपना देश हो, उसे जन्म भूमि। मातृभूमि, माँ के समान पूजनीय देश को हम मातृभूमि कहते हैं, जिसको हम अपनी माँ के समान पूजते हैं। झरने यानी पहाड़ियों से जो गिरने वाले जल प्रभाव को हम झरना कहते हैं, सभी जानते हैं। झरते अर्थात गिरते, पहाड़ियां जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उनको पहाड़ियां कहा जाता है। चहक रही हैं मधुर स्वर में गा रही हैं, मस्त यानी आनंदित या खुश, झाड़ियां यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे पौधे ठीक है। अब इन पंक्तियों को हम 2 पैराग्राफ हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, 2 काव्यांशों को पढ़ चुके थे, सॉरी, यहाँ पर काव्यांश आएगा, पैराग्राफ आपके गद्य में आता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत की महानता एवं पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिससे उसका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत की महानता और इसकी पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि के समान इसके जो है कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। और यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिससे उसका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि आगे कहता है, यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो इसकी प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन हमारा हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पर अपने देश को कवि ने क्या कहा है? जन्मभूमि, मातृभूमि, जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसमें कवि ने खुद जन्म लिया है, उसे जो है उस मातृभूमि का यहाँ पर वर्णन किया है। माँ के समान कवि जो है अपने मातृभूमि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि ने कहा कि झरने अनेक झरते, हमारे इस देश में अनेक प्रकार के झरने झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों से अनेक प्रकार के झरने झरते हैं। चिड़ियां चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, और उन झाड़ियों में चिड़ियां जो है खुश होकर के चहचहाहट कर रही हैं। आगे कहते हैं कवि कि अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में अमराइयों का अर्थ है आम के पेड़ों का जो बगीचा होता है, उसे अमराइयां कहते हैं। घनी अर्थात बहुत अधिक या सघन जिसको कहते हैं। पुकारती है अर्थात आवाज देती है, गाती है। मलय पवन, दक्षिण से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा। दक्षिण से बहने वाली जो ठंडी सुगंधित हवा है उसे मलय पवन कहा गया है। तन मन सवारती है, शरीर और मन को जो है तरोताजा कर देती है। तन मन सवारती है। धर्म भूमि अर्थात धर्म का पालन करने वाली भूमि। कर्म भूमि अर्थात परिश्रम कर और कर्तव्य पालन की भूमि। जन्म भूमि अर्थात जन्म लेने की भूमि, अपना देश। मातृभूमि, माँ के समान पूज्य देश। चलिए, तो यहाँ पर जो है कवि क्या कहते हैं? कवि ने क्या कहा, इन अर्थों को आप लिखिएगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि अमराइयां घनी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? अमराइयां घनी हैं, अर्थात आम के पेड़ों का जो बगीचा है वो सघन है, वो बिल्कुल घने हैं, बहुत अधिक एक दूसरे से जो है वो घने घने हैं।
आगे कहते कोयल पुकारती है। कोयल पुकारती है, कोयल आवाज देती है। कोयल की जो आवाज होती है बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीला जो है कोयल उस गाती है। तो कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है। मलय पवन यानी दक्षिण से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा जो है यहाँ आती है। और यहाँ पर कवि कहते हैं बहती मलय पवन है। दक्षिण से आने वाली जो ठंडी और सुगंधित हवा है वो हमारे देश में जो है बहती है, तन मन संवारती है और हमारे शरीर और मन को ये क्या करती है, तरोताजा कर देती है। आगे कवि कहते हैं वह धर्म भूमि मेरी। ये हमारी भूमि कैसी है, हमारे देश की भूमि कैसी है, धर्म का पालन करने वाली भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ परिश्रम और कर्तव्य पालन की ये भूमि है। यह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह मेरे जन्म लेने वाली भूमि मेरा देश है। मेरी माँ के समान जो है ये देश पूजनीय है। तो यहाँ पर शब्दार्थ आपने लिखे, अर्थ आप समझे। अब भावार्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका चित्रण किया है, उसका वर्णन किया है। पहली पंक्तियों में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति प्रकृति का वर्णन करता है, जहाँ घने आम के बाग और शीतल छाया प्रदान करती है। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान गाती है, जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन अर्थात दक्षिण से चलने वाली जो किरण है, शीतल हवा है, वो प्रवाहित हो रही है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है। इसके बाद कवि अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता को रेखांकित करता है। भारत को वह धर्म भूमि कहा गया है, जहाँ पर धर्म को माना जाता है, धर्म से चलने वाला जो देश है, क्योंकि यहाँ धार्मिकता का केंद्र रहा है। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। चलिएगा, तो कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है, कहते हैं अमराइयाँ घनी है, जहाँ आम के घने बगीचे हैं और उन बगीचों में कोयल जो है सुंदर गान गाती है। इन सुंदर गान से जो है वहाँ का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। हमारे देश में दक्षिण से सुंदर और सुगंधित जो है ठंडी हवा चलती है और जो हमारे तन और मन को संवार देती है। हम जो है तन मन से जो है मन को भी प्रसन्न करती है और हमें जो है स्फूर्ति से ये भर देती है। इसके बाद कवि कहते हैं वह धर्म भूमि मेरी, अपने देश को उन्होंने धार्मिक और नैतिक महानता को जो है यहाँ पर बताया है कि हमारा देश जो है धर्म से चलने वाला देश है। यहाँ पर लोग परिश्रम करते हैं और जो है वीरता का हमारा देश जो है प्रतीक है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऐसा जो है मेरा देश है, ऐसी मेरी मातृभूमि है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। आगे अपने देश की महानता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जिस देश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ पर सीता जैसी नारी ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जहाँ पर श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, पवित्र गीता को जहाँ पर श्री कृष्ण ने सुनाई, वहां पर उस देश को यहाँ पर उस देश का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जिस गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। तो जहाँ जिस देश में गौतम जैसे महान पुरुष जो है जन्म जिन्होंने लिया, जिन्होंने जो है इस देश का मान बढ़ाया है, जिन्होंने जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाया है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि, जहाँ बुद्ध जैसे महान जो है जन्मे हैं, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आगे यहाँ पर शब्दार्थ आप लिखेंगे तो इसमें लिख आया है पुनीत।
कहते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। पुनीत का अर्थ है पवित्र। जिस देश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ पर सीता जैसी नारी का जन्म हुआ, जहाँ श्री कृष्ण ने पवित्र शुद्ध जो है गीता सुनाई, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जहाँ पर गौतम ने जन्म लिया और जिस देश की प्रसिद्धि को यहाँ पर बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। गौतम महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो गौतम बुद्ध ने जहाँ जन्म लिया उस देश की प्रसिद्धि यहाँ पर बढ़ाई। गीता श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें जो है श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है। श्री कृष्ण ने जो है गीता सुनाई है श्रीमद् भागवत में, तो वहां पर जो है श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसको गीता कहा जाता है। दया यानी करुणा, युद्ध भूमि युद्ध होने का स्थान, जैसे महाभारत का कुरुक्षेत्र, यहाँ धर्म के लिए युद्ध किया गया। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए हुआ था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों पर अत्याचार किया था, अधर्म किया था। तो इसलिए इस युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था, पांडवों ने धर्म युद्ध किया था। तो जहाँ पर जो है धर्म के लिए युद्ध भी हो जाता है, ऐसी भूमि हमारी है बुद्ध भूमि, अर्थात बुद्ध के जन्म और उनके ज्ञान की भूमि यहाँ है। मातृभूमि अर्थात माँ के समान पूज्य भूमि। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि इस भूमि की पवित्रता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह वही देश है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ गीता का पावन ज्ञान संसार को प्रदान किया, जिससे मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन मिला। यह वही भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया है। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया है और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया है। अंत में कवि देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहकर इसकी जो है अद्वितीय विशेषता को दर्शाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। वही यह अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुष की जन्मस्थली भी रही है। कवि के अनुसार यह उनकी मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि है। यह देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जन्मभूमि और मातृभूमि के रूप में पूजनीय है। तो अपने देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जिस देश में भगवान श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का यहाँ पर उपदेश दिया, गीता सुनाई, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। जिस देश में गौतम जैसे महापुरुष ने जन्म लिया हो और यहाँ की प्रसिद्धि बढ़ाई हो, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई, जहाँ जग को, पूरे संसार को दया करुणा का पाठ पढ़ाया गौतम ने। वह युद्ध भूमि मेरी, जहाँ धर्म के लिए युद्ध किया जाता है। महाभारत जैसे युद्ध इस देश में हुए हैं, वो भी धर्म के लिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ये मातृभूमि और जन्मभूमि मेरी। तो यहाँ पर कवि ने, ठीक है, तो आइए इस कविता की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। इस कविता में अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। उत्तर में जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो विशाल पर्वत जो है भारत के गौरव को बढ़ाता है।
और नीचे चरण तले नित सिंध झूमता है। नीचे जो है दक्षिण में हिंद महासागर हिमालय के चरणों को झूमता हुआ जो है प्रतीत होता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली। जहाँ गंगा यमुना त्रिवेणी तीन नदियों का जो संगम है, ये इनका जो है यहाँ पवित्र संगम है। जगमग छटा निराली, ये अपनी छटा को बिखेर रही है। ठीक है। पग पग चहर रही हैं, और जहाँ पर पर्वतीय झरनों की मधुर जो ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं, वह चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों। आगे कवि ने कहा कि हमारे देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर उसका गौरव जो है कवि यहाँ बढ़ाते हैं। ये मेरे सिर्फ देश नहीं है, यह हमारी पुण्य भूमि है, यह हमारी स्वर्ण भूमि है, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह जो देश है वो हमारे माँ के सम्मान जो पूजनीय देश है। तो हम क्या करते हैं, अपने माँ के समान, जहाँ जन्मभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया हो, जिस देश में, जिसे माँ के समान पूज्य मानता है, जिससे उसका आत्मीय संबंध रहता है, उसे माँ के समान जो है हम इस देश से प्रेम करते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। इस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं खूब मस्त झाड़ियों में। जिसके पहाड़ियों से अनेक प्रकार की जो झरने हैं वो झड़ते हैं, अर्थात वो गिरते हैं। झरने का पानी आपने देखा होगा। चिड़िया चहक रही हैं खूब मस्त झाड़ियों में, और जहाँ पर झाड़ियों में चिड़िया जो है मस्त होकर के चहचहा रही हैं, तो वहाँ का जो दृश्य है वो देख करके जो है मन जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, जिससे वातावरण में आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन जो है हर्षित हो जाता है, मन खुश हो जाता है। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा, अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। अमराइयां अर्थात आम के पेड़ों का जो बगीचा है, घनी अर्थात बहुत सघन, पुकारती हैं अर्थात आवाज देती हैं या गाती हैं। मलय पवन दक्षिण से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा, तन मन सवारती है, शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। धर्म भूमि धर्म का पालन करने वाली भूमि, कर्म भूमि परिश्रम और कर्तव्य पालन की भूमि, जन्म लेने वाली भूमि जन्मभूमि, और मातृभूमि माँ के समान पूज्य देश। तो अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। जिस देश में आम के जो घने बगीचे हैं और उन बगीचों में कोयल जो है सुंदर गान गाती है, पुकारती यानी कि सुंदर जो गाना गाती है कोयल। बहती मलय पवन है, दक्षिण से आने वाली जो ठंडी हवा है, जहाँ वो पवन जो है यहाँ बहती है, तन मन सवारती है, हमारे तन और मन को ये क्या कर देती है, प्रसन्न चित्त कर देती है। तो जहाँ घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करती हैं, इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करती है, जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन, दक्षिण से चलने वाली जो शीतल हवा है वो प्रवाहित यहाँ होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है।
चलिएगा बच्चों, यहाँ पर अब इनको आप लिखेंगे। तो हमने चलिए इसके अर्थ आप लिखें शब्दार्थ। अमराइयाँ अर्थात आम के पेड़ों का बगीचा, घनी अर्थात बहुत अधिक सघन। चलिएगा चलिए, तो इसका भावार्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। पहली पंक्ति में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करता है, जहां घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करते हैं। जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन यानी दक्षिण से चलने वाली शीतल हवा प्रवाहित होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है, बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है। आगे की पंक्तियों में कवि अपने देश की धार्मिक एवं नैतिक महानता को रेखांकित करता है। भारत को धर्म भूमि इन्होंने कहा है, क्योंकि यह धार्मिकता का केंद्र रहा है। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा, क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहां कवि ने जन्म लिया और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। आगे जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई पंछी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर इसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। पुनीत पवित्र या शुद्ध, सुयश यानी प्रसिद्धि, बंसी यानी बांसुरी, गीता श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान, गौतम महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, दया अर्थात करुणा, युद्ध भूमि युद्ध होने का स्थान, बुद्ध भूमि बुद्ध के जन्म और उनके ज्ञान की भूमि, मातृभूमि माँ के समान पूज्य भूमि देश। चलिए तो बच्चों, आज की क्लास में हमने मातृभूमि कविता पढ़ी और इस कविता के शब्दार्थ और भावार्थ आपने लिखे, और जो भी आपके कठिन शब्द हैं उनको आप लिख लेंगे, और साथ में इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।